हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी अधिगम यूनिट चल रही थी और उसमें हमने काफ़ी सारे सिद्धांत, 4 सिद्धांतों को अभी तक कवर अप कर लिया था। तो आज हम 5वां सिद्धांत देखेंगे प्याजे साहब का। अब आपको याद होगा कि हमने जब संज्ञानात्मक विकास पढ़ा था, मानसिक विकास पढ़ा था, उस टाइम पर भी प्याजे साहब की थ्योरी को देखा था। और आज जो हम इनकी थ्योरी देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अधिगम के सेंस में, कि इन्होंने अधिगम के बारे में, लर्निंग के बारे में क्या कहा, कि जो बच्चा है वो किस तरीके से सीखता है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि जो उसका एरिया है, जो उसका क्षेत्र है सीखने का, वो विस्तृत होता चला जाएगा। जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो हमने संज्ञानात्मक विकास में देखा था कि जब बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक कुछ चीज़ों को सीखता है, फिर 2 से 7 वर्ष तक कुछ चीज़ों को सीखता है, 7 से 11 में और 11 से 14 में। तो आपने देखा कि जो पीछे की चीज़ें हैं, जो पीछे की एज में कमी थी, वो अब आगे की एज में पूरी होती जा रही है। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि बच्चे का जो माइंड है, ठीक है, बच्चे की जो लर्निंग है, अब वो फैलती जा रही है, वो बड़ी होती जा रही है। किसके साथ साथ? आयु के साथ साथ। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उस बच्चे की मेच्योरिटी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं परिपक्वता, परिपक्वता, ठीक है, वो भी टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है, आयु के साथ साथ बढ़ती जा रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो उसका लर्निंग का एरिया है वो भी बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे कि अब हमें पहले बच्चों को किसके बेसिस पे सिखाना पड़ता था, हम उसको देख देख कर सिखाते थे, कॉन्क्रीट फॉर्म में सिखाते थे, मूर्त फॉर्म में हम उसको सिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो फॉर्मल चीज़ों को, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, यानी कि अमूर्त चीज़ों को भी समझ पा रहा है। तो यही सब चीज़ें थी इसमें, यही सब इन्होंने बताया कि अधिगम किस तरीके से हो रहा है, कि धीरे धीरे क्रमिक रूप से हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो जो तीसरी अवस्था की जो चीज़ है वो पहली अवस्था में सीखेगा और पहली अवस्था की तीसरी अवस्था में। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि सारे ही बच्चे इसी ऑर्डर में सीखते हुए चलेंगे। ये हो सकता है कि मान लो कोई बच्चा किसी अवस्था में 2 साल तक पहुंच गया तो दूसरा बच्चा वहां 3 साल तक पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पहले पहली अवस्था की चीज़ ना सीख के तीसरी अवस्था की चीज़ हो जाए। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि जो बच्चे का अधिगम होता है वो कैसा होता है, क्रमिक होता है, यानी कि सीरिएशन में चलता है, सीरीज में चलता है। इसके बाद इन्होंने क्या करा, कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हमें अपनी थ्योरी में इंपॉर्टेंट, जिसमें कि सबसे पहली है हमारे पास अनुकूलन। अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, एडेप्टेशन। अब देखो इसमें क्या बताया इन्होंने, इसमें इन्होंने बताया कि जैसे मान लो एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि हमारे सामने जब कोई नई सिचुएशन आती है, या मान लो कि हम किसी नई जगह पर, हमारी पोस्टिंग हो गई, नई जगह पर हम जॉब करने के लिए गए, तो थोड़ी दिन के लिए हमारे लिए होता है ना कि वो सिचुएशन हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उस एनवायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं तो वो हमने क्या कर लिया, उसका अनुकूलन कर लिया। जैसे कि एक वेब सीरीज आई थी हमारे पास, कोटा फैक्ट्री, उसमें हमने देखा था कि बच्चों को वहाँ जाके गर्मी में, खाने पीने में, इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो यानी कि बच्चों को क्या हो चुका है, एडेप्टेशन हो चुका है। बच्चे ने उस एनवायरमेंट को क्या कर लिया, एडेप्ट कर लिया। इसी तरीके से दूसरा टर्म है हमारे पास इक्विलिब्रियम, यानी कि सामंजस्य, सामंजस्य यानी कि इक्विलिब्रियम। अब देखो इसमें क्या है, इसमें इन्होंने कहा कि जब भी बच्चे के सामने मान लो कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति आ जाती है, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जिसको बच्चा नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जब वो इस कंफ्यूजन वाली स्थिति से किसी रिजल्ट पर पहुंच जाता है, तो इसी कंडीशन को उन्होंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम बोला, कि अब बच्चा जो है सामंजस्य की स्थिति में आ चुका है। अब बच्चे ने अपनी जो प्रॉब्लम है और उसके सोल्यूशन के बीच में एक रिलेशन स्थापित कर लिया है। तो अब उसके जो ब्रेन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि हम किसी चीज़ में बैलेंस कर लेते हैं। तो बच्चा भी क्या कर लेता है, इस कंडीशन में आने के बाद क्वेश्चन में और आंसर में एक इक्विलिब्रियम बना लेता है, एक रिलेशन स्थापित कर लेता है। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड टर्म है कॉग्निटिव, यानी कि जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस। अब देखो हमने देखा था कि इनकी जो पूरी की पूरी थ्योरी थी किससे रिलेटेड थी, मानसिक से रिलेटेड थी, मानसिक विकास भी हमने देखी थी। तो इन्होंने यहाँ पे यही बताया कि जो बच्चे की लर्निंग है ना, वो कैसी है, एक मानसिक प्रक्रिया है। आप खुद सोच के देखो, हम कोई भी अगर लर्निंग कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो कैसे सीख पा रहे हैं, अपनी ब्रेन की हेल्प से, संज्ञान की हेल्प से, जो भी चीज़ हमारे संज्ञान में चल रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो हमारी लर्निंग होती है वो एक ऐसा प्रोसेस है संज्ञानात्मक, यानी कि
कॉग्निटिव प्रोसेस है। इसके बाद इन्होंने एक और टर्म दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम जानते हैं स्कीमा के नाम से। इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही स्कीमा के नाम से ही हम जानते हैं। अब ये स्कीमा क्या है, देखो जैसे कि मान लो कोई जैसे कि छोटे बच्चों का लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। छोटे बच्चे ने पहली बार, ठीक है, एक डॉग को देखा। ये एग्जांपल मैंने आपको शायद जब थ्योरी पढ़ाई थी उस टाइम पर भी दिए थे कि मान लो पहली बार किसी बच्चे ने, छोटे बच्चे ने एक डॉग को देखा, तो उसे नहीं पता उस टाइम पे ये डॉग है, ठीक है, लेकिन उसकी मम्मी ने या उसके पापा ने उसे बताया कि बेटा ये डॉग है, ठीक है। तो उस बच्चे को समझ में आ गया कि अच्छा इसके 4 पैर है, छोटा सा एक पूंछ है, 2 कान है, तो ये डॉग होता है। लेकिन बच्चे ने अब क्या करा, थोड़े दिनों बाद ना उसने बिल्ली देखी जो कि काफ़ी हेल्दी सी थी, उसी साइज़ की थी, तो बच्चे को लगा ये भी डॉग है, तो बच्चे ने उसको भी डॉग बोला। तो अब घर वालों ने कहा कि नहीं ये डॉग नहीं है, ये कैट है, ठीक है। अब बच्चे के क्या हो गया, दिमाग में ना 2 अलग अलग टाइप की इमेजेस बन गई, एक डॉग के नाम की, एक कैट के नाम की, ठीक है। अब बच्चे को अगली बार जब भी हम डॉग बोलेंगे या कैट बोलेंगे तो बच्चे के माइंड में ना वो इमेज आ जाएगी। तो वो जो इमेज है हमारे माइंड के अंदर वो क्या है, स्कीमा। यानी कि कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसके सुनते ही हमारे माइंड में किसी भी तरीके की कोई इमेज बन जाती है जिसके बारे में हमें कुछ सोचना ना पड़े, वो क्या है, हमारा स्कीमा। जैसे कि जैसे आपके सामने मैं बोलूँ चेयर, ठीक है, या आपके सामने मैं बोलूँ क्लास, या आपके सामने मैं बोलूँ स्कूल, तो आपके दिमाग में तुरंत वो चीज़ें क्लिक कर लेंगी, ठीक है। आप तुरंत अपने स्कूल की इमेज को इमेजिन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपकी स्कीमा। यानी कि जिन भी चीज़ की फोटो आपके दिमाग में बन चुकी है वो सब किस में आ जाती है, हमारे स्कीमा में। नेक्स्ट है हमारे पास संरक्षण। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। अब देखो इस प्रोसेस में उन्होंने क्या बताया था, ये प्रोसेस मैंने आपको वहाँ पे भी समझाया था। इसमें क्या था कि बच्चा ना चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाता। जैसे कि मान लो मैंने उसको एक कटोरी में पानी दिया और उसी पानी को अगर मैं उस ग्लास में, किसी बड़े ग्लास में कर दूं, तो बच्चा क्या करेगा, ग्लास वाले पानी को उठाएगा। यानी कि उसको लगेगा कि ग्लास में पानी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू कटोरी। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे में जो संरक्षण का नियम है वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। तो ये किसकी बात करता है, संरक्षण की बात करता है कि जैसे जैसे बच्चे की लर्निंग होगी वैसे वैसे बच्चे में संरक्षण भी डेवलप होता चला जाएगा। इसी तरीके से लास्ट है हमारे पास यहाँ पर विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण जिसको हम बोलते हैं डिसेंटरिंग। देखो क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा अपने घर में ही रहता है, तो वो सब चीज़ें क्या करता है, अपने आप को ध्यान में रखते हुए सोचता है। अपने उसे बस ये लगता है कि सब चीज़ों का सेंटर, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो मेरी वजह से हो रही है, मेरे लिए हो रही है। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकलता है, स्कूल की तरफ जाता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, तो वो क्या करता है, वो अब उसमें जो ये सेंट्रेशन है, ठीक है, वो खत्म होने लगता है। यानी कि अब उसमें डिसेंट्रेशन हो रहा है। यानी कि अब बच्चा दूसरों के साथ खेलेगा भी, अपनी चीज़ें भी शेयर करेगा, अपने टॉयज़ दूसरे को देगा, दूसरे के टॉयज़ लेगा। या फिर इसको अगर मैं लर्निंग के पर्सपेक्टिव में देखूँ तो ऐसे देख सकते हैं कि पहले क्या था कि बच्चा किसी भी एक प्रॉब्लम को उसी तरीके से सॉल्व करेगा जिस तरीके से कोई बड़ा उसे बता देगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि बच्चा उसमें अपना खुद का भी दिमाग लगाना शुरू कर देगा। यानी कि अब वो उसमें और नए नए रास्ते ढूंढने लगेगा। अब उसका जो रास्ता है वो एक ना होकर बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को हमने यहाँ पे क्या बोला, डिसेंट्रेशन। तो ये कुछ प्रोसेस है, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि पियाजे साहब द्वारा बताई गई, उनकी थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इनकी जो अवस्थाएं थी वो हमने बिल्कुल डिटेल फॉर्म में अपने संज्ञानात्मक विकास में, मानसिक विकास में पढ़ी थी। तो यहाँ पे मैं उन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो उन्हें जाकर देख सकते हो, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं इस प्याजे की विशेषताओं के ऊपर, यानी कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इस थ्योरी की, उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इनकी विशेषताओं की तरफ। इन्होंने सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, कि इन्होंने कहा कि जो बच्चे का लर्निंग है वो कैसे चलती है, क्रमिक और आरोही क्रम में। आरोही का मतलब कि बच्चे पहले निम्न स्तर पे होगा, फिर उससे बड़े स्तर पर, उससे ऊंचे स्तर पर, ऊंचे स्तर पर, और फिर उच्च स्तर पर। यानी कि जो उन्होंने देखी थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट, जिसे हमने बोला था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उस अवस्था तक बच्चा पहुंच जाता है। फिर इन्होंने कहा सीखने का पर्यावरण और क्रिया पर ये बच्चे की क्या है, मूल आवश्यकताएं है। मतलब कि बच्चे को वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, बच्चा वहाँ पे कैसी क्रियाएं कर रहा है। यानी कि इन्होंने क्या करा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करा कि बच्चा अगर खुद करके किसी चीज़ को सीखता है, अगर बच्चे को किसी चीज़ का खुद अनुभव हो रहा है, खुद एक्सपीरियंस हो रहा है, तो बच्चा उसे बहुत जल्दी सीखेगा। देखो स्टूडेंट्स, एक बात मैं बता दूं यहाँ पे कि इन्होंने जो ये थ्योरी डेवलप करी थी ना, इन्होंने ये थ्योरी अपने ही 3 बच्चों पर, खुद के 3 बच्चों पर स्टडी करी थी और फिर डेवलप करी थी। तो ये क्या थे, ये उन बच्चों को ना पूरा टाइम अपने सामने रखते थे, पूरा टाइम उन्हें ऑब्जर्व करते थे कि वो किस तरीके से क्रिया कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था
एक खरगोश वाला कि क्या था, एक एक बच्चे को ना एक खरगोश से डर लगता है, तो बच्चा ना जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों से डरने लगता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि बच्चे को जैसा अनुभव मिला, तो बच्चे को भी यहाँ पे क्या अनुभव मिला कि इसको किसी सफ़ेद चीज़ से डर लगता है, तो उस अनुभव के कारण वो सारी की सारी सफ़ेद चीज़ों से डरने लगा। तो इन्होंने यही करा कि यहाँ पे पर्यावरण का और क्रिया का, कि बच्चा उस पर्यावरण में कैसी क्रिया कर रहा है, उसका बहुत उसकी ये बेसिक नीड्स है यहाँ पे। नेक्स्ट है, इन्होंने एक बात बोली कि जैसे जैसे बच्चे का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे बच्चे का अमूर्त चिंतन भी बढ़ता है। जैसे कि जब हमने अपनी थ्योरी देखी थी तो हमने देखा था कि बच्चा पहले सेकंड जो हमारा स्तर था वहाँ से जो अपनी थिंकिंग है वो शुरू करता है। फिर हमने देखा कि बच्चा अब जो है और थोड़े हाई लेवल की थिंकिंग कर पा रहा है बच्चा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन इस तरीके के ऑपरेशंस को आराम से कर पा रहा है, या और लेकिन वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, कंक्रीट फॉर्म में होनी चाहिए, तभी बच्चा थिंकिंग कर पाएगा। फिर हमने देखा कि अब जो बच्चा है वो लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है। तो जैसे जैसे बच्चे का स्तर बढ़ रहा है, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ रही है, वैसे वैसे बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन भी बढ़ता जा रहा है। फिर इन्होंने बोला कि जब बच्चे का अमूर्त चिंतन पूरा मतलब हो जाता है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से जब बच्चा बाहर आ जाता है, अब उसकी बौद्धिक क्षमताओं का पूरी तरीके से विकास हो चुका है, पूरी तरीके से वो डेवलप हो चुकी हैं। तो अब बच्चा उन्हीं बौद्धिक क्षमताओं का यूज़ करते हुए क्या कर सकता है, समस्या समाधान कर सकता है, अपने लाइफ में जितनी भी उसकी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है। और लास्ट है यहाँ पे कि बच्चे के अंदर खोज की शक्ति भी डेवलप हो जाती है, और वो किस बात पे बेस करती है, बच्चे की परिपक्वता और अनुभव पर, तथा इन दोनों की अंतःक्रिया पर। यानी कि जो बच्चे के अंदर मेच्योरिटी आई, जो बच्चे को एक्सपीरियंसेस मिले, ठीक है, उन दोनों का इंटरेक्शन कैसा है। इसीलिए बार बार एक बात बोली जाती है कि बच्चे को हमें छोड़ देना चाहिए। बच्चा खुद से जब करके नहीं जब तक वो खुद से करके नहीं सीखेगा चीज़ों को, तब तक उसे एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये यही कहते थे कि बच्चा को अगर मान लो हम किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, बार बार मना कर रहे हैं, मान लो हम उसे मना कर रहे हैं कैंडल से मत खेलो, आग से मत खेलो, पटाखों के पास मत जाओ ज़्यादा, ठीक है, उनसे छेड़खानी मत करो, तो बच्चा नहीं समझेगा। लेकिन अगर एक बार वो उनसे जल गया, ठीक है, उसे नुकसान पहुंच गया, तो अब बच्चे को ना एक्सपीरियंस मिल गया, अनुभव मिल गया वहाँ पे, अब बच्चा उस गलती को रिपीट नहीं करेगा। तो ये यही कहना चाहते हैं कि परिपक्वता और अनुभव, इन दोनों का इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है बच्चे की लाइफ में, इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो ये थी हमारी विशेषताएं। अब हम चलते हैं कि पियाजे की ये जो हमारी थ्योरी है, इसका हमारी एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हम आपको अपनी क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बार बार एक ही बात बोली गई कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चे को देना है। यानी कि जब बच्चा जहाँ पे करके सीखेगा कुछ से चीज़ों को, तो वो ज़्यादा टाइम तक उसे याद रख पाएगा और ज़्यादा अच्छे से उसकी लर्निंग हो पाएगी। नेक्स्ट इन्होंने कहा इमिटिएशन और खेल, यानी कि इन्होंने प्लेवे मेथड को इंपॉर्टेंट माना बच्चे की लर्निंग के लिए, और इमिटिएशन मेथड को। अनुकरण करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि बच्चे होते हैं, वो कितनी सारी चीज़ें जब वो स्कूल जाते हैं, आप सोचो कि 4 साल का बच्चा अगर 5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो बच्चा घर में सीख के जा रहा है। अब घर में कोई उसे फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं दी जाती, कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बच्चा बस अपने घर के बड़ों को देख देख के ही सीख लेता है। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ पे अनुकरण कर रहा है। जैसे कि स्पेशली गर्ल्स होती हैं, वो मम्मी की तरह मेकअप करना सीख जाती है। जो बॉयज़ हैं, ठीक है, वो स्कूटर पे बाइक पे बैठ के उनकी तरह एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, चश्मा लगा के उनकी तरह बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये बच्चे ने क्या करा, अनुकरण किया। कितने सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि बच्चा अनुकरण करके ही तो सीखता है। तो यही चीज़ इन्होंने बोली कि अनुकरण और खेल का बच्चे की ज़िंदगी में बहुत महत्व है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हमें कि क्लास में भी उसको नेचुरल तरीके से पढ़ाया जाए। उसको ऐसा ना लगे कि हम कोई उसके साथ उसको पढ़ाई का बोझ डाला जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नेचुरल वे में हमें बच्चे को वहाँ पे पढ़ाना है। नेक्स्ट है कि अगर मान लो कोई बच्चा, किसी बच्चे की लर्निंग में अगर उसकी प्रगति नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उस केस में भी हमें बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके लिए क्या करने चाहिए, नए नए तरह के और उपाय सोचने चाहिए कि किस तरीके से हम बच्चे को वो चीज़ सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे कि इन्होंने अपने जो बच्चा है उसको 4 श्रेणियों में रखा, 4 वर्गों में विभाजित किया। तो इन्होंने यही कहा कि जब हर बच्चे का मेंटल लेवल, हर स्तर के बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो अलग है, इसीलिए हर बच्चे के अकॉर्डिंग, हर मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो पाठ्यक्रम आपने दूसरी अवस्था के लिए बनाया है वही पाठ्यक्रम आप चौथी अवस्था के लिए बना दो, नहीं, वो चीज़ हम नहीं कर सकते। हर अवस्था के अनुसार ही हमें पाठ्यक्रम का निर्माण भी करना है। नेक्स्ट है कि इन्होंने ये चीज़ बोली कि जो हमारी बुद्धि का मापन है, यानी कि अगर हम किसी के इंटेलिजेंस को मापना चाहते हैं, असेस करना चाहते हैं, तो हमें उसका व्यवहारिक उपयोग दिखना चाहिए कि बच्चा सीखी हुई चीज़ों को कितना अप्लाई कर पा रहा है अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, डेली लाइफ में कितना यूज़ कर पा रहा है, कितना उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है, उसी से हमें उसकी बुद्धि का असेसमेंट
यानी कि इंटेलिजेंस का असेसमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है चालक तथा अभिप्रेरणा का होना अनिवार्य है, यानी कि इन्होंने कहा कि अगर हम बच्चे को किसी चीज़ की लर्निंग करवाना चाहते हैं तो ड्राइव, चालक का यहाँ पे मतलब है इंग्लिश में ड्राइव, और अभिप्रेरणा का होता है मोटिवेशन। इन दोनों का इन्होंने बहुत यूज़ बताया कि अगर मान लो जैसे अगर हमारी लाइफ में ही अगर कोई मोटिव नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई एम नहीं है, तो क्या हम उस काम को करेंगे? तो नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चे की लाइफ में भी अगर हम उसे कुछ सिखाना चाहते हैं तो उस केस में चालक का और अभिप्रेरणा का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे उचित मार्गदर्शन, क्योंकि देखो बच्चा जो चीज़ सीखता है ना, और अगर उसने सीखी हुई चीज़ को अपने पास ही रख लिया, उसका साथ कोई पर्यावरण के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, डेली लाइफ में उसे बच्चा यूज़ ही नहीं कर पाया, तो उसके लिए उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चा सीखी हुई चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाए, अपने पर्यावरण में उसको घुल मिल पाए, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे का उचित मार्गदर्शन हो। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो इन्होंने बताया इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि शिक्षा में इन तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पूरी थ्योरी लर्निंग के बेसिस में, किसकी? जीन कैरे साहब की। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी कोई भी प्लेलिस्ट पर पहुंचना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक दे दिए गए हैं, आप डायरेक्टली वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई थ्योरी के साथ, एक और नए सिद्धांत के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।